कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अनुज बोला, मुझे गलत मत समझ यार, लेकिन जिस तरह तुम्हारा भाई अरुण बातें कर रहा था और बाकी सब भी चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, मुझे तो डर लग रहा है। शशांक गुस्से से बोला, अगर उन लोगों ने अब की बार ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुज बोला, और तुझे लगता है कि वो तुझसे डर जाएंगे? वो अरुण कोई ना कोई प्लान बनाकर सबको अपने झांसे में ले लेगा। उसको तो हमेशा से ही तुझसे जलन होती है। शशांक बोला, चल जाने दे उसे, जितना सबको अपने झांसे में लेना है ले ले, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। माना कुमुद मुझसे नफरत करती है, लेकिन उसे देखकर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी भी अरुण के रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेगी। अनुज बोला, तू भूल रहा है उसने क्या कहा था? शशांक कंफ्यूज भरी नज़रों से अनुज को देखता है। अनुज बोला, उसने कहा था कुमुद नहीं कुसुम, तू समझ रहा है ना? शशांक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उस वक्त तो इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो सारी बातों को सोचने लगता है। अनुज खिड़की के पास खड़े होते हुए, मुझे उस वरुण के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसलिए वो कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। शशांक बोला, लेकिन हम क्या करेंगे? कुमुद से मेरी कोई बात भी नहीं हुई, आगे वो मेरी बात सुनने के लिए इतनी जल्दी तैयार भी नहीं होगी। मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए। अनुज बोला, हम एक काम करते हैं, तू अपने कुछ आदमी हवेली में सब पर नज़र रखने के लिए रख दे, खास करके अरुण पर। तब तक मैं कुसुम से मिलने की कोशिश करता हूँ। शशांक बोला, क्या वो तुझसे मिलेगी? अनुज बोला, जितना तक उसे समझ पाया हूँ वो थोड़ी शांति से बात सुनने वाली लगी। एक बार वो हमारी पूरी बात सुनेगी तो ज़रूर हमें माफ़ कर देगी, फिर हम आगे की सोचेंगे। शशांक केवल हाँ में सर हिला देता है। शशांक और अनुज बातें करने के बाद खाना ऑर्डर करके अपने काम में लग जाते हैं। इधर एक हफ्ते से अपनी बहन की शादी और इन 2 दिनों में उलझ जाने के कारण बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा था। खाना तो वैसे अनुज ही बनाता था, शशांक को ज़्यादा किचन का काम नहीं आता था, बस थोड़ी चाय कॉफ़ी बना लेता था। लंदन में तो मेड सारा काम करती थी, लेकिन यहाँ पर ये लोग कभी यहाँ तो कभी हवेली पर आते जाते रहते थे, इसलिए कोई परमानेंट सर्वेंट नहीं रखा था। आज की रात खत्म होकर अगली सुबह सूरज अपनी किरणें चारों तरफ फैला चुका था। इधर हवेली में सभी अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अनुज और शशांक सारी उलझन को सुलझाने की कोशिश करने में लगे थे। और इन सब से अलग कुमुद और उसकी फैमिली अपनी हर दिन के दिन चर्चा शुरू कर चुकी थी। सुनील जी अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी पर थे। सुभद्रा जी उनका पूरा ध्यान रख रही थी। दोनों लड़कियां सुबह अपने माँ के कामों में हाथ बटाकर अपने अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी। कुसुम का बस 1 महीने का कोर्स बाकी था, वो कुछ कंपनी को मार्क कर रही थी ताकि वहाँ पर इंटरव्यू दे सके। कुमुद अभी जर्नलिज्म के 2nd ईयर में थी, अभी उसकी पढ़ाई 1 डेढ़ साल बाकी थी। दोनों अपने अपने कॉलेज पहुंची और अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ क्लास अटेंड करने चली गई। शशांक के फ्लैट पर शशांक ऑफिस के लिए निकल गया था। अनुज अपने एक आदमी से कुसुम की सारी डिटेल निकालने को कहता है, जो शाम तक उसके सामने थी। गांव में सूर्य नारायण ठाकुर पटना चले गए थे। वीर ठाकुर अरुण और विजय ठाकुर के साथ सारी प्लानिंग कर रहे थे। सुलोचना ठाकुर को जैसे ही ये बात पता चली उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने ससुर से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि होगा वही जो वीर ठाकुर चाहेंगे, इसलिए वो अपने पति से फ़ोन पर इस बारे में बात की। सूर्य नारायण ठाकुर डांटते हुए बीच में कुछ नहीं बोलने को कहते हैं। सुलोचना ठाकुर भी अब बेमन से तैयारियों में लग जाती है। दादी को अभी इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। वैसे भी कल से वीर ठाकुर ने कोई बात नहीं की थी, वो अपना ज़्यादा समय पूजा पाठ में ही गुजारती थी। ऐसे ही आज का दिन खत्म हो गया। अगली सुबह सभी अपने अपने भविष्य से अनजान अपने अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़े थे। कुसुम जैसे ही अपने कॉलेज आई, उसे कॉलेज गेट पर अनुज दिखा, जो अपनी गाड़ी से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। कुसुम अनुज को देखकर घबरा गई। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए कॉलेज के अंदर जाना चाहती थी।
वैसे वो डरपोक लड़की तो नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि इन सब मामलों से दूर रहे, और कहीं ना कहीं वो समझती थी कि उनसे ज़्यादा उलझना अच्छी बात नहीं। वो जोश के साथ अपने होश भी रखने वाली लड़की थी, इसलिए अनुज को इग्नोर करते हुए कॉलेज गेट के अंदर जाने लगी। लेकिन तभी जल्दी से अनुज उसके सामने आ खड़ा हुआ। कुसुम थोड़ी धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में, ये क्या बदतमीजी है? लगता है उस दिन का डोज पूरा नहीं हुआ जो फिर से मेरे सामने आ गए। अनुज मुस्कुराकर, कुसुम मैं यहाँ तुमसे लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुमसे बात करनी है। कुसुम बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अनुज बोला, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सही से सोच समझकर फैसला ले लो तो छुट्टी के समय मैं यहाँ गेट पर ही मिलूँगा। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लेना। कुसुम कुछ देर उसे घूर कर देखती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। अनुज अपने बालों में हाथ फेरते हुए, आई होप तुम बात करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो उस ठाकुर खानदान का कोई ठिकाना नहीं। वो कब क्या कर बैठे कहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शशांक बोला, बात हुई? अनुज बोला, तुम्हें लगता है वो इतनी जल्दी तैयार होगी? लेकिन अब हमने थोड़ा धैर्य रखना होगा, इस तरह गुस्सा और बदतमीजी हम पर ही भारी पड़ जाएगी। शशांक लैपटॉप में नज़रें गड़ाए हुए, काश ये पहले मालूम हो जाता तो आज ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती। अनुज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, इतना मत सोच, मुझे विश्वास है जल्दी ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस एक बार कुसुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। शशांक गहरी सांस छोड़ते हुए, अच्छा अभी इस बात को छोड़, वो लंदन वाले ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आई है, वहाँ बात करके पता कर, सारी चीज़ें ठीक कर। अनुज बोला, यार तूने अपना बिजनेस इतना फैला रखा है लेकिन किसी के सामने नहीं आने देता। किसी का तो छोड़ो, कम से कम अपनी फैमिली को ही तो बता देता, वो बेकार में तुझे आवारा समझते हैं। शशांक बोला, जिसे जो समझना है वो समझने दे, मैं सबका मुंह तो नहीं बंद कर सकता हूँ, और ये हमारी कंपनी के लिए अच्छी बात है। भले किसी को पता नहीं कि लंदन, मुंबई से लेकर बिहार में भी मेरा बिजनेस फैला हुआ है, लेकिन आज के समय में एसटी ब्रांड और कंपनी सभी के ज़बान पर है। तुझे पता है ना, मैंने लंदन में ही ये कंपनी शुरू कर दी थी। अनुज हंसते हुए बोला, लोग नाम और शोहरत पाने के लिए क्या क्या करते हैं, और एक तू है जो किसी के सामने ही नहीं आता। लंदन में तो बॉस का चेहरा अगर किसी को पता है तो अनुज सिंघाल का। मेरे बिना कुछ किए मेरी इतनी नाम और शोहरत हो गई है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। शशांक बोला, अभी तू मुझे कह रहा है, लेकिन तू भूल रहा है इस कंपनी को शुरू करने में जितनी मेहनत मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। मेरी ज़िंदगी में सबसे सच्चा रिश्ता अगर कोई है तो वो तुमसे है। तुम सच में मेरे दोस्त, भाई, गाइड सब कुछ हो। जहाँ गलत सही का फ़र्क माँ बाप को बताना चाहिए, वहाँ तू मेरे साथ होता है। अनुज बोला, चल चल ज़्यादा सेंटी मत कर, तू गुस्से वाले लुक में ही अच्छा लगता है। मैं तो अभी से ही इमेजिन कर रहा हूँ, तेरा गुस्सा और भाभी का गुस्सा टकराएगा तो कैसा माहौल होगा। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, उसके लिए तो पहले तेरी भाभी से मुझे मिलना होगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या होगा। दोनों कुछ देर बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को अनुज कुसुम के कॉलेज पहुंच जाता है। कुसुम जैसे ही कॉलेज से बाहर आती है उसकी नज़रें अनुज को तलाशने लगती हैं, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सड़क के उस पार अनुज अपनी गाड़ी में बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कुसुम को देखकर गाड़ी से बाहर निकलता है। कुसुम भी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कुसुम ने आज दिन भर अनुज की बातों को सोचकर फैसला लिया था कि एक बार उससे बात कर ली जाए, ताकि आगे उसकी फैमिली के लिए कोई तमाशा ना हो। वो आज सारी बातें क्लियर कर लेना चाहती थी। जैसे ही वो गाड़ी के पास आती है, अनुज मुस्कुराते हुए बोला, आई होप हम बात कर सकते हैं। कुसुम केवल हाँ में सिर हिला देती है। अनुज उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। कुसुम बोली, आपको जो भी बोलना है यहीं पर कह सकते हैं। अनुज बोला, यार इतना गलत मत समझो, देख तो लो हम सड़क पर हैं, क्या यहाँ पर बात करना सही रहेगा? कुसुम भी चारों तरफ देखती है। लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। कुसुम के कुछ फ्रेंड की नज़रें भी अनुज पर थी। कुसुम, यहाँ पास में ही एक कॉफ़ी कैफ़े है, हम वहीं बैठकर बातें कर लेते हैं।
अनुज बोला, थैंक गॉड, नहीं तो मुझे लगा तुम तो मुझे यहाँ धूप में खड़ा करके सजा दोगी। हाय, मैं तो बिल्कुल काला हो जाता, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। कुसुम को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, इतना सड़ा जोक कहाँ से उठा कर लाते हो? अनुज मुस्कुराते हुए, कम से कम मेरे इस सड़े जोक की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। ये सुनते ही कुसुम झेप जाती है। दोनों पैदल ही कैफ़े की तरफ बढ़ जाते हैं। कैफ़े पहुंचकर अनुज एक टेबल के पास चेयर खींचते हुए कुसुम को बैठाता है। कुसुम के बैठने के बाद वो भी उसके सामने बैठ जाता है। अनुज बोला, क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी या कुछ और? कुसुम बोली, मैं काफ़ी ही लूँगी, आपका जो मन, आप अपना ऑर्डर कर लीजिए। अनुज एक वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर कर देता है। कुसुम बोली, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी कहना है जल्दी कहिए। अनुज बोला, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ उस वजह से आपके दिल में मेरे या मेरे दोस्त के लिए कोई अच्छी इमेजेस नहीं होगी, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे देखने के विपरीत होती हैं। मैं नहीं जानता जो मैं कहूँगा उस पर आपको यकीन होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तभी वेटर कॉफ़ी रख जाता है। दोनों अपना कॉफ़ी का कप उठा लेते हैं। कुसुम बोली, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी कि यकीन करना है या नहीं। मैं भी इस मैटर को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। अनुज बोला, मैं और शशांक बचपन के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती हॉस्टल में हुई थी जब हम 8-9 साल के रहे होंगे। शशांक दिल का बुरा आदमी नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली से दूरी ने उसके अंदर केवल गुस्सा भर दिया है। इस गुस्से में वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो जो कह रहा है या कर रहा है वो सही है या गलत। उसका इरादा कभी भी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं होता, लेकिन उसका गुस्सा उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता। कुसुम बोली, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बेकसूर के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि सामने वाले में गुस्से में सोच समझ कर किया है या बिना समझे। अनुज बोला, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ और यही बातें मैं यहाँ क्लियर करने आया हूँ। कुछ बात तो आपको पता चल ही गई होगी कि आपके पापा के पास हम लोग क्यों आए थे। आप ही सोचिए कि अगर आपके पेरेंट्स किसी तरह की परेशानी में हो तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनेगा कि आप उनकी परेशानी कम कर सकें? कुसुम बोली, बिल्कुल बनता है। अनुज बोला, उसने भी वही किया। हम आपके पिता से कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी लेने नहीं गए थे। बस शशांक के पिता और दादाजी ने कहा था कि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है जो हमें लेकर आना है, लेकिन आपके पिता मान ही नहीं रहे थे। इन सब के बीच आप भी वहां आ गई और हम लोगों ने सोचा कि आपको हथियार बनाकर हम उनसे सबूत ले सकते हैं, लेकिन आप और आपके पिता और भड़क गए और आप लोग शशांक पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाने लगे जिससे वो गुस्से में आपको किडनैप कर लिया। लेकिन इतना तो आप भी जानती हैं कि हम कोई सड़क छाप गुंडे नहीं हैं। आपको किडनैप करने को छोड़ बाकी हमने कुछ बदतमीजी नहीं किया। कुसुम बोली, आपको क्या लगता है कल मीडिया के सामने कुमुद इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़ दी? इसकी क्या वजह हो सकती है? अनुज सवालिया नज़रों से कुसुम को देखने लगता है। कुसुम बोली, आपने ठीक कहा। मैं इतना समझ चुकी थी कि आप लोग इतने भी बुरे आदमी नहीं हैं जितना हम लोगों ने सुना है, इसलिए मैंने कुमुद को ज़्यादा बात नहीं बढ़ाने को कहा। लेकिन फिर भी आप लोगों की वजह से मेरी फैमिली ने जो तकलीफ़ सही उसे मैं भूल नहीं सकती। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की बातों में आकर गुस्से में मुझे वहाँ से ले जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। अनुज शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकाते हुए, मुझे अंदाज़ा है कुसुम, आप जो कहना चाह रही हैं वो मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं आपके घर के पास गया था। मेरे माफ़ी मांगने से हमारी की गई गलती माफ़ नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, शशांक या मैं सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे इस कदम से आपको और आपकी फैमिली को इतनी तकलीफ़ होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग शुरू से ही हॉस्टल में रहकर पढ़े, उसके बाद लंदन चले गए। गांव में लोग ऐसी सोच रखते हैं इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। प्लीज़ कुसुम, इन सब के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। कुसुम बोली, मेरे माफ़ करने या ना करने से क्या होता है? जो चीज़ें हो गई वो तो बदली नहीं जा सकती। ये तो शुक्र है भगवान का कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे इंसान हैं।
उनके लिए बेटियां कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं, उनके जीवन का हिस्सा हैं जिसे वो हमेशा संभाल कर रखेंगे। इसलिए आपको मैं भी नॉर्मल लग रही हूँ, नहीं तो आप सोच सकते हैं कि आज मैं किस हालत में होती। जो सिचुएशन आप लोगों ने पैदा की उसमें कहीं मैं ख़त्म ही हो जाती। अनुज ये सुनते ही तड़प जाता है। वो कुसुम का हाथ पकड़ते हुए, प्लीज कुसुम, ऐसी बातें नहीं करते। आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप हर परिस्थिति का सामना डटकर कर सकती हैं, इसलिए कुछ गलत करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। कुसुम अनुज के हाथ पकड़ने से हैरान हो जाती है। अनुज बोला, कुसुम, क्या जो हुआ उसे भूलकर हम दोस्त नहीं बन सकते? कुसुम अपना हाथ खींचती हुई, दोस्ती बराबर वालों में की जाती है, हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से हैं। मेरे लिए मेरे पापा अपने समाज से जाने कितनी बातें सुनते हैं। हम दोनों बेटियां अपने पापा का गुरूर हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे पापा का गुरूर कभी टूटे। अनुज बोला, आप गलत समझ रही हैं कुसुम, मैं झूठ नहीं कहूँगा। पहली बार आपको देखते ही मेरा दिल धड़क उठा। आपसे पहले जाने कितनी लड़कियों से मिला, लेकिन सब कुछ पल आँखों का धोखा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन 2 दिनों में जितना आपको जाना है, समझा है, उतना ही आपके बारे में सोचने लगा हूँ, लेकिन कभी भी आपके बारे में गलत सोच नहीं सकता। मैं खुद नहीं जानता कि मेरा दिल क्यों इतना आपको सोचने लगा है। क्या इसी को प्यार कहते हैं या महज मेरा अट्रैक्शन है? इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। मैं खुद कुछ टाइम देकर इस बात को समझना चाहता हूँ कुसुम। यकीन मानिए, जब तक आप और हम दोनों एक साथ अपनी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, मैं आप पर कोई दबाव नहीं दूंगा। मैं सच में एक सच्ची दोस्ती चाहता हूँ। मेरे दिल में जो भी था मैंने आपको बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर बुलाया था। कुसुम बोली, अब कौन सी इम्पोर्टेंट बात रह गई? अनुज बोला, ठाकुर परिवार में शशांक को छोड़कर बाकी कोई भी सही नहीं है। वो लोग अपने बदले के लिए, अपने पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन वे लोग अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। कुसुम बोली, कैसा प्लान? अनुज बोला, वे लोग अपने बदले के लिए अरुण ठाकुर की शादी आपसे कराना चाहते हैं। कुसुम ये सुनते ही जोरों से वाट? अनुज उसका हाथ पकड़कर शांत करते हुए, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। कुसुम चारों तरफ देखती है, जहां सब लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठ चुकी थी। कुसुम शांति से चेयर पर बैठ जाती है। अनुज बोला, वैसे तो शशांक ने उन्हें धमकी दी है कि वे लोग आप लोगों की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखें, लेकिन मैं उस अरुण ठाकुर को जानता हूँ। वो कोई ना कोई प्लान बनाकर अपने मकसद को अंजाम जरूर देगा। कुसुम बोली, अभी 2 दिन पहले ही अपने उसी परिवार के लिए आप लोगों ने मेरे घर पर आकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया, और आज उन्हीं के खिलाफ मुझे सारी बातें बता रहे हैं। मैं कैसे यकीन करूं? अनुज बोला, जानता हूँ, जब यकीन एक बार खो जाए तो उसे हासिल करने में बहुत टाइम लगता है, और हम दोनों तो एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं। मैं यकीन करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस सावधान होने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सबूत खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। जब वो लोग रिश्ते की बात लेकर आपके घर पहुँचेंगे, तब आपको खुद यकीन आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो लड़का सही नहीं है। आज तक जो भी आपने ठाकुर के बारे में सुना है, सारा अरुण और उसके छोटे भाई वरुण का किया धरा है। जैसे उस दिन भी सारा किया धरा उसके पापा का था, और शशांक केवल अपने पिता को इस परेशानी से निकालने के चक्कर में फंस गया। शशांक ने तो आज तक किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसके दिल में तो बस एक ही लड़की रहती है, जिसके ऊपर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लिख दी है। वो केवल उसी का है और उसी का रहेगा। कुसुम बोली, लेकिन वो लोग मुझसे शादी का प्लान क्यों बना रहे हैं? अनुज बोला, ताकि आपके पापा से और आपकी बहन से अपनी की हुई बेइज्जती का बदला ले सके। बाकी आप खुद समझदार हैं। कुसुम बोली, ओके, मैं ध्यान रखूंगी, और आप चिंता मत कीजिए, मेरे पापा कभी इस रिश्ते के लिए मानेंगे ही नहीं। अनुज बोला, भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए अब हम चलते हैं। कुसुम बोली, एक बात पूछूं, आप सच सच बताएंगे? अनुज, जो भी बातें थी मैंने सब सच ही बताया है, पूछिए क्या पूछना है। कुसुम बोली, शशांक ठाकुर जिस लड़की से प्यार करते हैं वो कौन है? अनुज ये सुनते ही हड़बड़ा जाता है। वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोला,
ये मेरे दोस्त का पर्सनल मामला है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। कुसुम बोली, कहीं वो कुमुद तो नहीं? ये सुनते ही अनुज हैरानी से आंखें फाड़ कुसुम को देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। कुसुम मुस्कुराते हुए, आपके चेहरे ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया। अनुज रिक्वेस्ट भरे लहजे में, कुसुम प्लीज़, ये बात कहीं आउट नहीं होनी चाहिए। आप जानती हैं कुमुद शशांक की पहली मुलाकात कैसी रही है। कहीं बात और भी बिगड़ ना जाए। ये मेरे दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है। वो उस दिन से उसी तरह से अंदर से टूट रहा है, वो और बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। कुसुम उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, फ्रेंड्स। अनुज कुसुम की तरफ देखने लगता है। कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है उम्र के इस दौर में अभी हम में इंसानों की सही पहचान नहीं पता, लेकिन कभी कभी दिल की आवाज़ भी सुन लेनी चाहिए। और मेरा दिल कह रहा है आप सच में एक अच्छे इंसान हैं, और अच्छे इंसान इस धरती पर इतनी जल्दी नहीं मिलते, इसलिए मैं ये मौका नहीं जाने देना चाहती। अनुज मुस्कुराते हुए अपने हाथों में कुसुम का हाथ पकड़ लेता है। कुसुम बोली, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, घर पर सभी परेशान हो रहे होंगे। अगर कुछ देर मैं नहीं पहुंची तो मेरी माँ कुमुद को मेरे कॉलेज भेज देगी। दोनों कैफे से बाहर आते हैं। अनुज अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाल कर देते हुए, इस पर मेरा मोबाइल नंबर है, अगर कभी ज़रूरी हो तो आप बेझिझक फ़ोन कर सकती हैं। कुसुम बोली, कहीं आप मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं? अनुज हंसते हुए, मेरे दिल में जो भी था वो तो आपको बता चुका हूँ, बाकी आप जो भी समझे। वैसे मैं दोस्त बहुत अच्छा हूँ, ऐसा मैं नहीं मेरे दोस्त कहते हैं। कुसुम हंसते हुए बोली, ये भी जल्दी ही पता लग जाएगा। और कुसुम घर जाने के लिए ऑटो देखने लगती है। अनुज बोला, अगर आप कहें तो मैं छोड़ दूँ? कुसुम बोली, नहीं, आपको भी काम होगा, आप जाइए, मैं चली जाऊँगी। अनुज बोला, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मुझे घर बुलाकर खाना खिलाना होगा? कुसुम हंसते हुए बोली, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊँगी, तब तक एक ऑटो आ जाती है। कुसुम बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अनुज अपने दिल पर हाथ रखते हुए, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपका दिल भी मेरे दिल के साथ एक लय में धड़के। वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है। उसके माँ पापा इस वक्त वैष्णो माता घूमने गए थे, इसलिए वो घर नहीं जाता था। मम्मी पापा के रहने पर कभी कभी उनके पास चला जाता था। जब वो फ्लैट पर आता है उस वक्त शशांक बालकनी में कलर और पेपर लेकर पेंटिंग बना रहा था। अनुज उसे आवाज़ देता हुआ कमरे में आता है, लेकिन कमरे में ना देख बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। शशांक के पीछे खड़े होते हुए एक नज़र पेंटिंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है। शशांक ने कुमुद की पेंटिंग बनाई थी, जो उसने अपने हवेली पर सोफे पर बैठी देखी थी। अनुज अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, मानना पड़ेगा यार, तेरी तस्वीर तो जैसे लगता है कि अभी बोल उठेगी। तूने तो पूरा का पूरा उस दिन की हूबहू तस्वीर ही उतार दिया। शशांक पेंटिंग बनाते हुए अनुज की बातें सुन मुस्कुरा पड़ता है, वो तस्वीर को फाइनल टच देते हुए, मेरी जान ने पहली बार मुझे देखा था, भले ही उन आँखों में गुस्सा और नफरत भरा हो, लेकिन वो नज़र मुझ पर पड़ी थी और मैं इस लम्हे को कैद करना चाहता था। अनुज बोला, यार सच कहूँ तो जब तू ये इसकी बातें करता है तो एक अलग ही शशांक मेरे सामने आता है। एक कुमुद को छोड़कर बाकी सबके सामने तेरा गुस्सैल, एरोगेंट, बदतमीज टाइप का रूप ही सामने आता है, लेकिन कुमुद के लिए तू कितना सॉफ्ट कैसे हो जाता है? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं, जिसमें इंसान ना चाहते हुए भी अपने महबूब के लिए बदलने लगता है, और ये बदलाव अच्छा लगता है। मेरे सामने जब भी कुमुद का चेहरा आता है, बस दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, सिर्फ तुम्हारे लिए। दुनिया मुझे क्या समझती है, क्या कहती है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुमुद मुझे गलत समझे ये बर्दाश्त नहीं होता। भले ही वो अभी मेरे बारे में अनजान है, लेकिन उसकी नफ़रत, उसकी नाराज़गी दिल में कहीं चुभ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे इस चुभन को कम करूं। अनुज बोला, क्या तू गया था आज को मुझसे मिलने? शशांक मुस्कुराते हुए बोर्ड पर से उस तस्वीर का पेज निकाल देता है। अनुज की नज़र जब उस पर जाती है तो वो मुस्कुरा पड़ता है। उस पेज के नीचे कुमुद की एक और तस्वीर छिपी हुई थी, जो शायद आज के मुलाकात की थी। कुमुद की आंखों में वही गुस्सा दिख रहा था। शशांक बोला, इतने सालों से ढूंढ रहा था, जब मिली तो उसे जिस दिन ना देख लूं ये दिल धोखा देने लगता है।
नज़रों को कोई और चीज़ पसंद ही नहीं आती। अनुज वहीं रखे सोफे पर बैठते हुए, वैसे तस्वीर को देखकर लग रहा है कि आज भी तुम दोनों की मुलाकात पूरे माहौल को गर्म कर गई होगी। शशांक गुस्से से उसे घूरता है। अनुज बोला, अरे मैं तो बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि तेरी तस्वीर तो कुछ यही बता रही है। शशांक वहीं पर बैठते हुए, गया था उनके कॉलेज की छुट्टी के वक्त। मैं तो उनके सामने नहीं आना चाह रहा था, सोचा था चुपचाप देखकर निकल जाऊंगा। लेकिन गेट पर निकलते समय एक लड़का उनके पास आ गया। वो उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देख मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैं उनके सामने चला गया। अनुज बोला, तू पागल हो गया है? देख, गुस्से में फिर तूने कोई बदतमीजी तो नहीं की? शशांक बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उस लड़के का कॉलर पकड़कर एक दो पंच जमा दिया। अनुज बोला, वाह, तेरा सच में कुछ नहीं हो सकता। शशांक मुंह लटकाते हुए, तो और क्या करता? मेरी तरफ देखती भी नहीं और उस लड़के से इतने हंस हंस कर बातें कर रही थी। अनुज बोला, अरे मेरे भाई, वो उसका दोस्त भाई रिलेटिव तो हो सकता था ना? बिना जाने समझे ये क्या कर दिया तूने? चल छोड़, ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? शशांक बोला, उसके बाद क्या होना था? उन्होंने मुझे खींच कर अलग किया और मुझे वार्न किया कि आगे से मैं उनके सामने कभी नहीं आऊं, वरना वो क्या करेगी उन्हें खुद भी नहीं पता। मैंने भी कह दिया, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन ये चेहरा तो आपको देखना ही पड़ेगा। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर आगे से ये चेहरा दिखा तो मेरा वो हाल करेंगी जिसका नमूना उन्होंने दिखाया। अनुज हैरानी से बोला, क्या दिखाया? शशांक बोला, मेरी पूरी गाड़ी फूंक दी। अनुज अपने जगह से उछलते हुए, क्या? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो फ्लैट से निकलकर दौड़ते हुए नीचे पार्किंग एरिया में गया तो सच में शशांक की गाड़ी वहां नहीं थी। वो अपने माथे पर हाथ रख परेशानी से ऊपर कमरे में आया। शशांक वैसे ही सोफे पर बैठा हुआ था। अनुज भी उसी तरह अपना चेहरा लटकाए सोफे पर बैठ गया। अब दोनों के पास कुछ भी नहीं था कहने के लिए, लेकिन जैसे जैसे अनुज सारी बातों को फिर से याद कर रहा था, एकाएक वो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। शशांक चिढ़ते हुए उसके ऊपर गुस्सों की बरसात करने लगा। दोनों कुछ देर एक दूसरे से उलझने के बाद थक कर वहीं बालकनी के फर्श पर पसर गए। अनुज हंसते हुए बोला, यार आज बहुत बड़ा सीन मैंने मिस कर दिया। काश मैं वहाँ होता। आज तक फिल्मों में गाड़ी का कांच तोड़ते देखा था, उसकी चाबी लेकर जाते देखा था, लेकिन तेरी वाली तो इन सब से हट कर पूरी गाड़ी ही फूंक डाली। अनुज बोला, और तू देखता रह गया? शशांक बोला, तो और क्या करता? उनके पास जाता तो गाड़ी के साथ मुझे भी फूंक देती। अनुज बोला, यार बच कर रहना, अब सच में उसके सामने कभी मत जाना, नहीं तो कहीं वो तुझे भी। शशांक बोला, उनके हाथों से तो मरना भी कबूल है, लेकिन उससे पहले एक बार प्यार से गले तो लगा लें। जब इसकी राहों पे निकल चुके हैं तो वापस लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मेरी कहानी है, तू अपनी बता, तेरी मुलाकात कैसी गई? अनुज मुस्कुराते हुए बोला, शुरुआत तो अच्छी हुई है, अब देख आगे क्या होता है, कहते हुए सारी बात बता देता है। कुछ देर बाद दोनों पेंटिंग समेट कर शशांक अपने कमरे में रखता है। फिर दोनों दोस्त किचन में आ जाते हैं। शशांक सब्जी काटने में थोड़ा हेल्प करता है, अनुज खाना बनाता है। दोनों खाना खाकर कुछ काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन इधर कुमुद के घर में तो हड़कंप मचा हुआ था। आज दिन में 10 बजे कुसुम और कुमुद अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी। उसी वक्त अचानक 8-10 गाड़ी उनके घर के सामने आकर खड़ी होती हैं। ये गाड़ी बीर ठाकुर की थी। बीर ठाकुर अरुण और विजय ठाकुर के साथ सुनील जी के घर आते हैं। डोरबेल बजते ही सुभद्रा जी दरवाज़ा खोलती हैं। सामने इतने सारे अनजान लोगों को देखकर वो हैरान हो जाती हैं। बीर ठाकुर आगे आकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, नमस्ते सुभद्रा जी। सुभद्रा जी भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? बीर ठाकुर अपना परिचय देते हैं। उनका नाम सुनते ही सुभद्रा जी डर के मारे कांपने लगती हैं। तभी सुनील जी भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। बीर ठाकुर को दरवाजे पर देख थोड़ा गुस्से से, आप यहाँ क्या करने आए हैं? बीर ठाकुर बोले, सुनील जी, क्या आपके यहाँ मेहमानों को दरवाजों पर ही खड़ा किया जाता है? पहले अंदर तो आने दीजिए। सुभद्रा जी पीछे हट जाती हैं। सभी अंदर आते हैं। बीर ठाकुर अपने आदमियों को कुछ इशारा करते हैं। कुछ ही देर में बहुत सारे लोग फलों एवं मिठाइयों की सजी हुई टोकरी लेकर आते हैं
और हाल में रखने लगते हैं। पूरा हाल भर जाता है। सुनील जी बोले, ये क्या है मिस्टर ठाकुर? वीर ठाकुर अरुण और विजय के साथ वहीं हाल में रखे सोफे पर बैठते हुए बोले, सुनील जी, हमसे जो गलती हुई हम उसकी माफ़ी मांगने आए हैं। हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, लेकिन यकीन मानिए इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं था। आप तो शशांक को जानते हैं, आखिर हमारे परिवार के बारे में इतनी ज़्यादा खोजबीन किया है। नया खून, जैसे ही उसे पता चला कि आप हमारे परिवार के बारे में ऐसी वैसी बातें लिख रहे हैं, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो आपके घर पर जाकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता। सुभद्रा जी ये सुनकर थोड़ी राहत की सांस लेती हैं। वो चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने किचन में चली जाती हैं। सुनील जी बोले, देखिए ठाकुर साहब, जो हो गया वो हो गया। आप हमारे घर आए और अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन सच मानिए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी भी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग पत्रकार हैं और हमें जो न्यूज़ मिलती है वो दिखानी पड़ती है। वीर ठाकुर बोले, इसलिए तो आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। आप विश्वास कीजिए, जो भी आपको पता चला है वो सब गलत बात है। हम लोग तो जनता का सेवक हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता हमें अपना नेता नहीं चुनती। सूर्यनारायण अभी अभी विधायक बना है। आपके न्यूज़ से उसे भी अपनी पार्टी को जवाब देना पड़ रहा था, इसलिए वो भी थोड़ा फर्स्टेड हो गया था। लेकिन उसका इरादा कभी भी आपको चोट पहुंचाना नहीं था, ये तो आप समझते ही हैं। सुनील जी मन ही मन उनकी मक्कारी पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। विजय ठाकुर बोले, देखिए सुनील जी, हम लोग कोई ख़ानदानी दुश्मन तो है नहीं, बस थोड़ी गलतफहमी आ गई थी, इसी वजह से इतना सारा बखेड़ा हो गया, वो भी उस शशांक की वजह से। लेकिन हम लोग भी अपने गांव से जुड़े हैं। शशांक ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन हम उसकी गलती सुधारना चाहते हैं। सुनील जी बोले, क्या मतलब आपका? वीर ठाकुर अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए, ये मेरा सबसे बड़ा पोता अरुण ठाकुर है। सुनील जी एक नज़र अरुण को देखकर, जी लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तभी सुभद्रा जी चाय नाश्ता लेकर आ जाती हैं। वीर ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, सच में बेटा, चाय की बड़ी तलब लगी थी। सुभद्रा जी मुस्कुरा देती हैं। वीर ठाकुर चाय पीते हुए बोले, सुनील जी, जो हुआ उसमें कुसुम बिटिया के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि मुझे कुसुम बिटिया सच में बहुत पसंद आई और ऐसी ही लड़की मैं अपने अरुण के लिए ढूंढ रहा था। अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो हम अरुण के लिए कुसुम का हाथ मांगने आए हैं। सुनील जी और सुभद्रा जी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। सुनील जी बोले, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? वीर ठाकुर बोले, सुनील घबराओ नहीं, शांति से मेरी बात सुनो। हमारे परिवार के बारे में तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी तुम जानते हो वो सच नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो पर्सनली हमारे घर चलकर सबसे मिल सकते हो, देख सकते हो। अरुण तुम्हारे सामने है, तुम इसके बारे में भी सारी चीज़ें पूछ सकते हो। ये अपने पापा के साथ हमारा खानदानी कपड़ों की फैक्ट्री का बिजनेस संभालता है, देखने में भी अच्छा खासा है। तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनील जी अपना हाथ जोड़ते हुए बोले, ठाकुर साहब, आपने जो भी कहा उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो मैं नहीं मान सकता। मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, मैं भी यही चाहता हूँ। अभी मैं उसकी शादी करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। विजय ठाकुर बोले, हम भी यही चाहते हैं कि कुसुम बिटिया अपने पैरों पर खड़ा हो। आप हमारे पुरानी सोच वाला मत समझिएगा। वीर ठाकुर बोले, सुनील, शादी के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी बेटी जो भी करना चाहती है हम उसे कभी नहीं रोकेंगे। हम तो बस ये चाहते थे कि हमारे एक पोते से जो गलती हुई, इस शादी को करके हम कुसुम बिटिया पर लगा कलंक मिटा देंगे। सुभद्रा जी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की है, फिर उस पर कैसा कलंक? वीर ठाकुर अपने गुस्से को अंदर ही दबाते हुए मुस्कुराकर बोले, ये बात मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं, लेकिन गांव वाले तो नहीं जानते, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। सुनील जी बोले, लेकिन मुझे अभी मेरी बेटी की शादी करनी ही नहीं है। वीर ठाकुर बोले, सुनील, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर में बिल्कुल अपनी बेटी जैसी रखेंगे।
उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इस शादी के लिए मना मत करो। देखो, अगर तुम चाहते हो तो मीडिया मेरे साथ आई हुई है, मैं उनके सामने भी जाकर अपने पोते द्वारा की गई गलती को मानते हुए उन्हें सारी बात बता दूंगा, लेकिन तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। सुनील ठाकुर चौंकते हुए, मीडिया? ठाकुर साहब, आप मीडिया को लेकर क्यों आए हैं? वीर ठाकुर बोले, हमें गलत मत समझो, हम तो बस यही चाहते थे कि तुम्हारे दिल में कोई डर ना रहे। तुम खुद पत्रकार हो, मीडिया के सामने आकर हम कोई झूठ तो नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने मीडिया को अपने पोते से तुम्हारी बेटी की शादी के बारे में बात कर ली है। ये सुनते ही सुनील जी और सुभद्रा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तीनों ठाकुर मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी प्लानिंग पर खुश हो रहे थे। ये वीर ठाकुर का ही प्लान था। उन्हें पहले से ही पता था कि सुनील जी इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए वो सारी तैयारियां करके आया था। सुनील जी बोले, ठाकुर साहब, मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर में नहीं कर सकता। वीर ठाकुर बोले, देखो सुनील, ये बात मीडिया में भी फैल चुकी है। वो अंदर आने के लिए उतावली हुई है, बस वो मेरे एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात मान लो, हम लोग खानदानी घर से हैं, हमारे बाबा दादा के समय से हमारे पूर्वज जमींदार रहे हैं। ये तो तुम्हारी बेटी की खुदकिस्मती है जो हम रिश्ता लेकर आए हैं, नहीं तो इतना तो तुम्हें पता है, कोई भी लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आता। लेकिन हम इन पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते। अब तुम्हें क्या चाहिए? सुनील जी बोले, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैंने कितनी बार कहा मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। और किससे झूठ बोल रहे हैं आप, जो खुद आपके पूरे खानदान के बारे में पता लगा रहा है? मुझे अच्छे से पता है आपके घर में औरतें कैसे रहती हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है। आप खानदान की बात कर रहे हैं? अरे, कहने के लिए नाम के ठाकुर हैं, लेकिन हरकत सड़क पर दारू पीकर घूमने वाले से भी बदतर। ये सुनते ही वीर ठाकुर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, सुनील जायसवाल, भूलो मत, अगर हम चाहें तो तुम लोगों को चुटकियों में मसल सकते हैं। ये तो हमारा बड़प्पन है जो हम अपने पोते के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। नहीं तो बाहर जाकर एक बार देखो, कौन थामेगा तुम्हारी बेटी का हाथ? सुनील बोले, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी खुद इतनी काबिल है, उसे किसी का हाथ थामने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। बहुत रिस्पेक्ट कर ली आप लोगों की, लेकिन आप लोग इसके काबिल ही नहीं हैं। ये सुनकर वीर ठाकुर एक टेढ़ी स्माइल देते हैं, जिसे देख सुनील जी कंफ्यूज हो जाते हैं। वीर ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, अब तो बहुत देर हो चुकी है, और अगर तुमने इनकार किया तो हम मीडिया में ये बता देंगे कि तुम्हारी बेटी दो दो लड़कों के साथ एक रात रहकर आई है। अभी तो ये बात केवल गांव में है, मीडिया में आते ही ये बात पूरे शहर और देश में फैल जाएगी। फिर तुम्हारी बेटी के सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी ही नहीं, कोई नौकरी पर रखना भी नहीं चाहेगा, और रखेगा भी तो उसकी नज़र में यह एक वेश्या होगी। अपनी बेटी के लिए इतनी गंदी बात सुन सुनील जायसवाल गुस्से से विजय ठाकुर कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। सुभद्रा जी सुनील जी को पकड़कर अलग करते हुए, प्लीज़ इन लोगों को छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, मैंने पहले ही कहा था। सुभद्रा जी और क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन सुनील जी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वीर ठाकुर सुनील जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, देखो सुनील, अच्छे पिता की तरह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचो और मेरी बात मान लो। मैं मीडिया को अंदर बुला रहा हूँ, अगर उसके सामने तुमने इनकार करने या कोई चालाकी करने की कोशिश की तो जो कहा है वो सच भी हो सकता है। सुनील जी खामोशी से सोफे पर बैठ जाते हैं। इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुभद्रा जी भी रोते हुए उनके पास बैठ जाती हैं। अरुण, जो इतनी देर से खामोश बैठा था, वो अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास आकर बैठते हुए बोला, अंकल आंटी, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन जब दादाजी ने मुझे ये बात बताई कि शशांक की वजह से कुसुम को क्या सहना पड़ सकता है, इसलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हो गया। बाकी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कुसुम को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनील और सुभद्रा जी उसको देखने लगते हैं। इस वक्त और कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। उनके सामने आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति हो गई थी। वीर ठाकुर ने बहुत ही चालाकी से उन्हें अपने घेरे में ले लिया था। मीडिया दरवाजे पर खड़ी थी और वो सवाल कर रही थी। वीर ठाकुर सुनील को इशारा करते हैं।
सुनील जी खड़े हो जाते हैं। वीर ठाकुर बोले, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने पोते का रिश्ता इनकी बेटी से करना चाहते हैं। इनकी बेटी बहुत ही टैलेंटेड है। सुनील जी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है, इसलिए 2 दिन बाद सगाई और अगले हफ्ते शादी है। आप लोग ज़रूर आइएगा। सुनील जी गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उन्हें दिल ही दिल में अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक मीडिया वाला बोला, लेकिन सर, आप इतने बड़े खानदान से हैं तो आप अपना रिश्ता अपने बराबर वालों में करते। लेकिन सुनील जायसवाल के घर में रिश्ता करने की वजह समझ नहीं आई। वीर ठाकुर बोले, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। मेरे लिए मेरी बहू इम्पोर्टेंट है। वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। वो मेरे घर आएगी, फिर मुझे खानदान से क्या लेना देना। सारे मीडिया वाले, अरे वाह ठाकुर साहब, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। वे लोग भर भर कर ठाकुर परिवार की तारीफ करने लगे। सुनील जी आज खुद एक पत्रकार होकर किसी को सच नहीं बता सकते थे। आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। मीडिया वाले कुछ और सवाल करके चले गए। सुनील जायसवाल अपने सीने पर हाथ रखकर सोफे पर गिर पड़े। सुभद्रा जी उन्हें संभालने लगी। वीर ठाकुर ने अरुण को कुछ इशारा किया। अरुण जल्दी से सुनील को अच्छे से सोफे पर लेटाते हुए उनके हाथ पैरों की मालिश करने लगा। वीर ठाकुर बोले, सुनील, ये रिश्ता तो होकर रहेगा, चाहे तुम इसे खुशी खुशी करो या खुद को तकलीफ देकर। लेकिन एक बार सोचो, तुम्हें तकलीफ में देखकर क्या तुम्हारी बेटियों को अच्छा लगेगा? ये सुनते ही सुनील जी के सामने अपनी दोनों बेटियों का चेहरा आने लगता है, जो उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद इतनी डर गई थी। वो सुभद्रा जी की तरफ देखते हैं, जिनके चेहरे पर डर और परेशानी थी। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगते हैं। विजय ठाकुर और वीर ठाकुर दोनों हाथ जोड़ते हुए, अब हम लोग चलते हैं। 2 दिन बाद मुलाकात होगी। मैं गाड़ी भेज दूंगा। सगाई हवेली से ही होगी। सुभद्रा जी और सुनील जी कुछ नहीं कहते। वीर ठाकुर बोले, ये सब कुछ शगुन है, बिटिया के लिए लाया था। कहते हुए दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अरुण दोनों के पैर छूकर प्रणाम करते हुए, आंटी जी, अंकल जी, प्लीज़ गलत मत समझना, लेकिन मैं भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। आप लोगों की स्थिति मैं समझ रहा हूँ। मैं भी कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। सुभद्रा जी बोली, बेटा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? अरुण बोला, अपने परिवार की तरफ से हुई बदतमीज़ी के लिए मुझे माफ़ी मांगना ही चाहिए। चलिए, आप लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। वो उनके घर से बाहर आता है। वीर ठाकुर को देखकर स्माइल कर देता है। अंदर सुभद्रा जी बोली, लड़का तो बहुत अच्छा है। सुनील जी बोले, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन मैंने उनके परिवार के बारे में पता किया है। जो कुछ भी है झूठ नहीं है। और कुछ देर पहले तुमने देखा ही किस तरह से ये लोग बातें कर रहे थे। मैं कैसे जानबूझकर कुसुम को ऐसे लोगों के बीच भेजूं? सुभद्रा जी बोली, प्लीज़ अभी आप इस बात को मत सोचिए। आपकी तबीयत खराब है, एक बार कुसुम को आने दीजिए, फिर बात कर लेते हैं। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मुझे यही डर सता रहा था, जो हुआ है उससे वे लोग चुप नहीं बैठेंगे। सुनील जी बोले, ज़्यादा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, लेकिन उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं करूँगा। बस इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र आ जाए। उसके बाद चाह कर भी सुभद्रा जी, सुनील जी शांत नहीं हो पा रहे थे। दोनों के मन में हलचल मची हुई थी। दोनों इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। शाम को 4 बजे कुमुद गुस्से से घर में आई, क्योंकि आज उसका पंगा शशांक से हो गया था, जिससे वो भड़की हुई थी। वो सोच रही थी कि अब कभी शशांक का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। इन 2 दिनों में वो पूरी तरह रिलैक्स हो गई थी, लेकिन आज अचानक उसके सामने आ गया और साथ में उसके दोस्त के भाई को बिना सोचे समझे पीटने लगा, जिससे उसका भी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसकी गाड़ी जलाने के बाद ऑटो पकड़कर घर आ गई, लेकिन उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। जैसे ही घर में घुसी, हाल में चारों तरफ इतने सारे फल, मिठाई की टोकरी देख उसका दिमाग घूम गया। वो अपने मम्मी पापा को जोर जोर से बुलाते हुए उनके कमरे में गई, जहाँ पर वो दोनों भी परेशान थे। कुमुद ने जब सारी बातें पूछी तो उन्होंने आज जो जो हुआ था वो बता दिया, और ये सुनते ही कुमुद का पहले से ही गर्म दिमाग अब ज्वालामुखी की तरफ फट गया। वो उसी समय उन ठाकुरों को सबक सिखाने जाना चाहती थी, लेकिन सुभद्रा जी ने हाथ पकड़कर अपनी कसम देकर रोक लिया। सुभद्रा जी नहीं चाहती थी कि कुसुम के बाद उनकी नज़र कुमुद पर जाए। एक बेटी के लिए तो पहले से ही बेबस हैं, दूसरी को उस दलदल में कैसे जाने दें।
कुमुद गुस्से से एक नज़र अपने माँ बाप को देखते हुए घर से बाहर निकल जाती है और सुनील जायसवाल की बाइक उठाकर वहाँ की सड़कों पर दौड़ाने लगती है। उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। दिल चाह रहा था कभी कि अभी ठाकुर की हवेली को जलाकर राख कर दे, उसका सारा गरूर तोड़ दे, लेकिन अपनी माँ की कसम से बंधी वो छटपटा रही थी। कुमुद के पहुँचने के आधे घंटे बाद कुसुम भी घर पहुँचती है, लेकिन आज उसका दिल खुश था। अनुज की बातें, उसका ख्याल उसके दिल से जा ही नहीं रहा था। आज पहली बार उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, ऐसा कुछ जिसे वो नाम तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन दिल खुशी से झूमे जा रहा था। जैसे ही वो घर में आती है, वो भी कुमुद की तरह ही हैरान हो जाती है। सुनील जी और सुभद्रा जी तब तक कमरे से निकलकर सोफे पर बैठे हुए थे। कुसुम को देखते ही सुभद्रा जी का रोना स्टार्ट हो जाता है। कुसुम परेशान होते हुए जल्दी से अपने माँ को चुप कराते हुए सारी बातें जानना चाहती है। सुनील जी उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाते हैं और धीरे धीरे उसे सारी बात बताते हैं। ये सुनते ही कुसुम अपना सर पकड़ लेती है। अनुज की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। वो अपने पापा के गले लगते हुए, पापा मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। सुनील जी बोले, परेशान ना हो बेटा, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। कुसुम बोली, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पापा? सुभद्रा जी बोली, बेटा जिस लड़के से तुम्हारी शादी कराने की बात कर रहे हैं वो लड़का तो हमें अच्छा लगा, वो तो बहुत ही संस्कारी लग रहा था, लेकिन हम उनके परिवार की वजह से डर रहे हैं। कुसुम बोले, आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? उस लड़के को आप जानती नहीं हैं, वो कितना घटिया है। वे लोग जो बार बार शशांक पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जबकि बात इसके विपरीत है। सुनील जी बोले, लेकिन वे लोग ऐसा क्यों करेंगे? शशांक सूर्यनारायण ठाकुर का बेटा है, सुनने में आया है कि घर का सबसे लाडला बेटा वही है, फिर उसके बारे में गलत क्यों बोलेंगे? कुसुम बोली, पापा आप उनके परिवार के बारे में सारी बातें जानते हुए भी ये सवाल कर रहे हैं, और माँ वो लड़का यहाँ पर रिश्ता लेकर आया था तो जाहिर बात है वो आपसे कोई बदतमीजी तो करेगा ही नहीं। वे लोग तो एक्टिंग करेंगे कि आप लोग उनके जाल में फंस जाओ। सुभद्रा जी बोली, लेकिन तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? कुसुम बोली, क्योंकि मुझे किडनैप शशांक ठाकुर ने किया था। लेकिन पापा यकीन मानिए, उसके अलावा उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, ना ही कोई गलत हरकत की। आप ही बताइए पापा, जब वो इतना गिरा हुआ होता तो क्या मुझे ऐसे ही छोड़ देता? सुनील जी थोड़ा गुस्से से बोले, लेकिन सारे फसाद की जड़ तो वही है। भले ही उसने कुछ ना किया, लेकिन तुम्हें उठाकर ले गया और आज इसी वजह से हम इतने लाचार हो गए हैं। कुसुम बोली, पापा शशांक ठाकुर ने जो गलती की मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग उसे जितना गलत समझ रहे हैं उतना गलत वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सुभद्रा जी बोली, केवल उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, केवल इस वजह से हम उसे कैसे अच्छा मान लें? कुसुम बोली, माँ पापा पहले आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तो खुद ये बात आपको बताना चाह रही थी, लेकिन थोड़ी शांति से सोचा था रात के डिनर करने के बाद आपको इस बारे में बताऊंगी, लेकिन लगता है कि मुझे अभी ही ये बात बतानी पड़ेगी। सुनील जी बोले, कौन सी बात? कुसुम बोली, पापा आज सुबह मेरे कॉलेज में अनुज जी आए थे। सुनील बोले, कौन अनुज? कुसुम बोली, पापा वो शशांक ठाकुर का दोस्त है जो उस दिन हमारे घर आए थे, याद है, जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। ये सुनते ही सुनील जी बोले, उसने फिर कोई बदतमीजी की? कुसुम बोली, नहीं पापा, मैंने कहा ना, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। कहते हुए वो सुबह से लेकर अभी तक कुछ देर पहले तक की सारी बातें शांति से बताती है। सुभद्रा जी और सुनील जी हैरानी से मुंह खोले कुसुम को देख रहे थे। कुसुम के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो दोनों को महसूस हो रही थी। सुभद्रा जी उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, कुसुम अभी तुझे दुनिया की पहचान नहीं है बेटा। तू अभी हमें ये कह रही थी ना कि वो अरुण हमारे सामने एक्टिंग कर रहा था। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का भी तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहा हो। कुसुम बोली, माँ मैं जानती हूँ जो आप सोच रही हैं वो गलत नहीं है, लेकिन एक बार आप सोचिए माँ, अनुज जी का इसमें क्या फ़ायदा? सुनील जी बोले, हो सकता है बेटा वो तुम्हें पसंद करता है तो वो चाहता हो कि तुम्हारी शादी कहीं और ना हो। कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, पापा उन्हें अपनी फीलिंग्स का पूरी तरह पता नहीं, उन्होंने मुझ पर भी कोई दबाव नहीं दिया। लेकिन पापा बातें यहाँ उनकी नहीं हमारी हो रही है। मैं अरुण से शादी नहीं करूँगी। मैं नहीं जानती कौन झूठा है कौन सच्चा,
लेकिन पापा, ठाकुर परिवार के बारे में आप जानते हैं और आज जो भी हुआ वो भी छुपा नहीं है, जिससे इतना तो तय है कि वो मुझसे इम्प्रेस होकर नहीं बल्कि हमारे परिवार से बदला लेने के लिए करना चाह रहे हैं। सुनील जी बोले, ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाकी से हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सुभद्रा जी बोली, अब जाने क्या होगा, उन्होंने तो 2 दिन बाद सगाई और 1 हफ्ते बाद शादी की डेट भी निकलवा ली है। कुसुम बोली, माँ कुमुद कहाँ है, क्या उसे ये सब पता है? इधर शशांक के फ्लैट पर शशांक और अनुज सभी बातों से अनजान अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी शशांक का फ़ोन बजने लगा। शशांक, जिसकी आंखें अभी लगी थी, कॉल रिसीव करता है, लेकिन उधर की बातें सुनकर वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। शशांक गुस्से से बोला, तुम्हें अभी टाइम मिल रहा है मुझे फ़ोन करने को, तुम ये बात उसी समय नहीं बता सकते थे? उधर से वो आदमी बोला, सर मुझे पहले से पता नहीं था, मैं तो इन लोगों के साथ वहाँ गया, लेकिन अंदर क्या बात हुई ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन कुछ देर बाद मीडिया के सामने उन लोगों ने कहा कि रिश्ता पक्का हो गया, 2 दिन बाद सगाई और 1 हफ्ते बाद शादी है। तब से मैं आपको फ़ोन करने के लिए वक्त ढूंढ रहा था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। मेरे आसपास और भी सिक्योरिटी गार्ड थे, अगर मैं कॉल करता तो किसी को भी शक हो सकता था। शशांक बोला, चलो ठीक है, तुम अपनी नज़रें बनाए रखो और कोई भी खबर छूटनी नहीं चाहिए। वो आदमी बोला, ओके सर। शशांक फ़ोन रखते हुए उठकर अनुज के कमरे में जाता है। अनुज तो अपने ख्यालों में खोया हुआ गहरी नींद में सो चुका था। शशांक गुस्से से वहीं टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाकर उसके चेहरे पर डाल देता है, जिससे अनुज हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है। वो चिल्लाते हुए, कौन है बे? शशांक बोला, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन है? कहते हुए वो बेड पर बैठ जाता है। अनुज अपने चेहरे का पानी पोंछते हुए, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? कितने अच्छे सपनों में डूबा हुआ था, लेकिन तुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। शशांक बोला, हाँ तू सपनों में ही डूबा रह और हकीकत में तेरी बुलबुल को कोई और उड़ा कर ले जाएगा। अनुज बोला, किसकी इतनी हिम्मत? अनुज सिंघाल के प्यार की तरफ नज़र उठाए। शशांक बोला, क्या सच में तुझे कोई खबर नहीं? अनुज बोला, कैसी खबर मेरे भाई? शशांक बोला, मतलब मेरी तरह तूने भी आज न्यूज़ नहीं देखी? कहते हुए वो अपने मोबाइल में न्यूज़ चला देता है, जहां चारों तरफ अरुण ठाकुर और कुसुम जायसवाल की शादी के चर्चे हो रहे थे। ये देखते ही अनुज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।